Hello everyone, welcome to Study Time Anytime, and today the topic is section 493, cohabitation caused by a man deceitfully inducing a belief of lawful marriage. इसको समझेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है. बिफोर वी बिगिन, आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है और मोस्ट प्रोबेबली इस वीडियो के एंड तक आपको इसका आंसर मिल भी जाएगा. द क्वेश्चन इज, व्हाट अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल ऑफ सेक्शन 493. सेक्शन 493 में इनमें से कौन सी चीज इंपॉर्टेंट नहीं है, इस सेक्शन का पार्ट नहीं है, एसेंशियल नहीं है. फर्स्ट इज डिसीट, बी लॉफुल मैरिज, सी कोहैबिटेशन अंडर डिसीट and D is none of the above. I hope आपने अब तक आंसर ढूंढ लिया होगा. Waiting for your answers in the comment section. Let's start. Cohabitation caused by a man deceitfully inducing a belief of lawful marriage. तो क्या इसकी बेयर एक्ट में डेफिनेशन है? That we'll see. Every man who by deceit causes any woman who is not lawfully married to him. सबसे पहले यहां पर है एवरी मैन, हर इंसान. हर इंसान जो हु बाय डिसीट, जो धोखा दे रहा है, कॉजेज एनी वुमेन, वुमेन को धोखा देता है. क्या उस डिसीट से क्या कॉज हो रहा है, क्या हो रहा है? व्हाट इज हैपनिंग? दैट मैन इज कॉजिंग अ वुमेन टू बाय डिसीट, धोखे के साथ, who is not lawfully married. So this woman is not lawfully married to that man, but this man is deceiving her. Deceiving her. ये जो आदमी है वो उस लेडी को धोखा दे रहा है कि हमारी मैरिज हो चुकी है, और इस बिलीव में who is not lawfully married to him to believe that she is lawfully married. उसको ये धोखा देता है कि तुम्हारी शादी मुझसे लॉफुली हुई है. We are lawfully married to each other. और इस बिलीव में कि we are lawfully married, वो क्या करता है? He cohabits, सहवास करता है, एक साथ रहते हैं, और have sexual intercourse, या उनके साथ शारीरिक संबंध बनाता है. किसमें? इस बिलीफ में, इस डिसीटफुल बिलीफ में, इस धोखे में कि हम लॉफुली मैरिड हैं. तो अगर कोई इंसान, अगर कोई मैन ऐसा करता है तो उसको मिलेगी पनिशमेंट, जो कि 10 साल तक की सजा हो सकती है और इसमें फाइन भी लग सकता है. क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंस में है कि पनिशमेंट है 10 साल की, और ये जो ऑफेंस है ये नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, नॉन बेलेबल है, और इसका जो ट्रायल चलेगा वो मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के पास चलेगा, जिसको हम बोल देते हैं जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, और ये नॉन कंपाउंडेबल. अब हम देखेंगे सेक्शन 493 के एसेंशियल्स. इसमें क्या क्या चीज ऐसी थी जो इस सेक्शन का इंपॉर्टेंट पार्ट बनती है. उसमें सबसे पहला है मैन. तो ये जो सजा है वो किसको होती है? मैन को. सेकंड है इसमें डिसीट, धोखा. थर्ड है वुमेन नॉट लॉफुली मैरिड. तो किसके साथ धोखा होता है? वुमेन के साथ. और उस वुमेन को क्या बताया जाता है कि तुम लॉफुली मैरिड हो. उसको ये बिलीव दिलवाया जाता है कि तुम लॉफुली मैरिड हो और हमारा जो मैरिज है ये कानूनन है. और फिफ्थ है कि उस बिलीफ के अंदर उसके साथ कोहैबिटेशन किया जाता है या सेक्सुअल इंटरकोर्स किया जाता है. ये 5 एसेंशियल्स हैं इस सेक्शन के. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानेंगे कि एसेंशियल्स में उनकी मेन डेफिनेशंस क्या हैं, उनकी एक्सप्लेनेशंस क्या हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आती है मैन. मैन जो है, मैन हैज बीन डिफाइंड
in the section 10 of IPC. Section 10 क्या कहता है कि the word man denotes a male human being of any age. किसी भी एज का हो सकता है, ये IPC कहती है। और इसमें वर्ड वुमेन भी कवर होता है, फीमेल ह्यूमन बीइंग ऑफ एनी एज। तो मैन की डेफिनेशन आपकी इस सेक्शन के साथ कवर हो गई, जो ये कहती है कि मैन कोई भी मेल ह्यूमन बीइंग हो सकता है किसी भी एज का। और लेकिन सेक्शन 10 वर्ड वुमेन को भी मैन की डेफिनेशन में इंक्लूड करता है। तो यहाँ क्वेश्चन राइज होता है, क्या मैन में वहां डेफिनेशन में जो हमने पढ़ी थी, जो ये सेक्शन की डेफिनेशन है, वहां पर वुमेन आएगा साथ में? वुमेन क्या उस डेफिनेशन में इन्वॉल्व है? यहां पर वेयर एवरी मैन हु बाय डिसीट कॉजेज एनी वुमेन, तो क्या यहां पर वुमेन इंक्लूडेड है? यहां पर वुमेन भी इंक्लूडेड है। दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ लॉ। तो यहां पर ध्यान देने वाली बात है, यहां पर हम देखेंगे इसकी इंटरप्रिटेशन। अब इंटरप्रिटेशन अगर आप देखोगे तो यहां पर वर्ड क्या आ रहा है? वर्ड जो यहां पर आ रहा है दैट इज मैरिड। तो मैरिज किसकी होगी? सिंपल प्लेन रीडिंग से पता चलता है कि मैन ही वुमेन से मैरिज करवाएगा। और साथ ही इसमें वुमेन वर्ड को अलग से लिखा गया है, तो मैन और वुमेन के डिफरेंस का तो इस हिसाब से क्लियर डिफरेंशिएशन हमको पता चल रहा है इस सेक्शन में। I hope it is clear to all. Moving forward, the second definition is deceit. Now if we look into deceit, if we find its definition in Indian Penal Code, we have no definition of deceit. However, I'll refer a case. The case is the latest judgment of Supreme Court and others versus State of UP. Deceit can be said to be a false statement of fact. Deceit means a false statement of fact made by a person knowingly and recklessly with the intent. With what intent? With the intent that it shall be acted upon by another, who on believing the same after having acted thereupon suffers an injury. तो एक ऐसी फॉल्स स्टेटमेंट, एक ऐसी गलत स्टेटमेंट जो कि जानबूझकर नोइंगली दी गई हो, इस इंटेंशन के साथ कि जो आदमी दूसरा पर्सन इसको सुनेगा, उस पर बिलीव कर लेगा और बिलीव करने के बाद उस पर एक्ट करेगा, तो उस एक्शन के साथ उस बंदे को इंजरी फेस करनी पड़ेगी। इट इज एन अटेम्प्ट टू डिसीव and includes such declaration and statement that misleads other. So what is deceit? These are such definitions that misleads other persons and causes him to believe which otherwise is false and incorrect. ऐसी बातों को मानने के लिए मजबूर करना, ऐसी बातों को मानने के लिए तैयार कर देना अदर पर्सन को, जो बातें एक्चुअल में फॉल्स और गलत होती हैं, इनकरेक्ट होती हैं। आगे चलते हैं। थर्ड एसेंशियल इज वुमेन नॉट लॉफुली मैरिड। तो लॉफुल मैरिज क्या है? मैरिज एज एक्सेप्टेड अंडर द लॉ और कस्टम होती है लॉफुल मैरिज। फोर्थ, to constitute a crime under this section, there must be an inducement to believe the existence of marriage. तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक इंड्यूसमेंट होनी चाहिए, इंड्यूस किया गया हो कि उसको बिलीफ दिलवाने के लिए उसको इंड्यूस किया गया, उसको राजी किया गया कि एक मैरिज एग्जिस्ट करती है।
देयर इज अ मैरिज। अब आप सोच रहे होगे कि कैसे बिलीव दिया। वट आई विल गिव यू जस्ट एन एग्जाम्पल कि एक मैन है, मान लीजिए ए, वो बी नाम की लेडी को मंदिर में ले गया। मोस्ट प्रोबेबली आपने देखा होगा ऐसा टीवी सीरियल्स में। वहां पर उसने उस लड़की की मांग भर दी। तो ये जो मांग भरी गई है वो कह देगा कि देखो हमारी मैरिज हो गई। तो उसको ये बिलीव दिलवाने की कोशिश करेगा। लेकिन हमने हिंदू मैरिज एक्ट में क्या पढ़ा है कि क्या मांग भरना ये लॉफुल मैरिज है? नहीं। सप्तपदी, 7 फेरे लेने पड़ेंगे तो वो एक लॉफुल मैरिज मानी जाएगी एज पर द लॉ। और 5th पॉइंट इसमें है कोहैबिट और सेक्सुअल इंटरकोर्स इन दैट बिलीफ। तो जो उसने इंड्यूसमेंट देकर उसको ये विश्वास दिलवाया कि मैरिज है, हमारी एग्जिस्ट करती है, अब उस स्टेट में द स्टेट ऑफ लिविंग टुगेदर मीन्स कोहैबिट एंड हैविंग सेक्सुअल रिलेशनशिप विदाउट बीइंग मैरिड। अब मैरिज तो हुई नहीं, लेकिन उस बिलीफ के अंदर कि हमारी मैरिज हुई है, उसने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। तो ये 5 एसेंशियल्स हैं इस सेक्शन के। अगर इनमें से एक भी एसेंशियल मिसिंग होगा तो ये क्राइम कॉन्स्टिट्यूट नहीं होगा, इसमें पनिशमेंट नहीं मिलेगी। यहां पर आगे एक्सप्लेनेशन है। सेक्शन में ध्यान देने वाली बात है वो सुनिए। कोहैबिटेशन कॉज्ड बाय अ मैन अगेंस्ट अ वुमन deceitfully inducing a belief of lawful marriage in her mind has been punished under this section। तो इस सेक्शन में सजा उस मैन को दी गई है, उस आदमी को दी गई है और वुमेन के अगेंस्ट दी गई है। द पनिशमेंट इज फॉर अ मैन अगेंस्ट द वुमेन हु हैज बीन डिसीटफुली इंड्यूस्ड, जिसके साथ डिसीट हुआ है, उसको धोखा देने की कोशिश की गई है। इस इंड्यूसमेंट के साथ, इस प्रलोभन के साथ कि जो शादी हुई है हमारी, ये कानूनी शादी है। द मैरिज इज अ लॉफुल मैरिज, ये उसके दिमाग में डाला गया। तो अगर वहां पर डिसीट है, अगर वहां पर प्रलोभन है, इंड्यूसमेंट है, तो पनिशमेंट उस मैन को मिलेगी। लेकिन इस सब के साथ कोहैबिटेशन का होना आवश्यक है। कोहैबिटेशन हुआ है जब ये धोखा दिया गया कि मैं तुम्हारा लॉफुल हस्बैंड हूं। आगे द सेक्शन सेज दैट एवरी मैन हु बाय डिसीट causes any woman who is not lawfully married to him to believe that she is lawfully married to him and to cohabit or have sexual intercourse with him in that belief shall be punished। तो पनिशमेंट कब मिलेगी? जब ये बिलीफ उसके माइंड में बनाया जाएगा और उस बिलीफ के बनाने के बाद उस मैन ने वुमेन के साथ सहवास शुरू किया या सेक्सुअल रिलेशन बनाया। दिस सेक्शन कंटेम्पलेट्स दैट द ऑफेंडर कौन है यहाँ पर? मैन बाय डिसीट मस्ट कॉज एनी वुमेन हु इज नॉट फुली मैरिड टू हिम एंड इज दस नॉट हिज लॉफुल वाइफ। तो जो लड़की है वो लॉफुल वाइफ नहीं होनी चाहिए, जो मैन है वो लॉफुल हस्बैंड नहीं होना चाहिए। जो सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ है वो इस बिलीफ में होना चाहिए कि लॉफुल मैरिज है। द मैन मे बी मैरिड और अनमैरिड। द मेन इंपॉर्टेंट बात यहाँ नोट करने वाली है कि मैन जो है वो मैरिड भी हो सकता है, अनमैरिड भी हो सकता है, बट द वुमेन विक्टिम मस्ट नॉट बी लॉफुली मैरिड टू हिम। The offender man must deceive a woman into the belief that a certain ceremony which has
which he has caused to be performed with her constitutes a valid marriage. तो अगर उस इंसान ने मैरिज का धोखा दिया है तो वो कोई सेरेमनी करेगा. तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट है कि कोई सर्टेन सेरेमनी, कोई रीति उसके द्वारा की गई हो, जिसके करने से उसने लड़की के दिमाग में ये डाल दिया. बाय परफॉर्मिंग दैट सेरेमनी ही पुट इनटू द माइंड द बिलीफ, क्या कि मैं तुम्हारा अब पति हो गया हूं. आई एम योर हस्बैंड नाउ. मैरिज हो गई है हमारी. एंड thus the woman is deceived by him. तो नेक्स्ट है MCQ. MCQ है सेक्शन 493 does not apply where. सेक्शन 493 कहाँ लागू नहीं होता? A. The man is already married. B. The man is unmarried. C. Both A and B. And D. Marital status of man has no effect. तो A पॉइंट कह रहा है कि सेक्शन 493 वहां नहीं लगेगा जहां लड़के की शादी हो चुकी है. B कह रहा है मैन इज अनमैरिड, लड़का कुंवारा है, इसकी शादी नहीं हुई, इसलिए सेक्शन 493 नहीं लगेगा. C कह रहा है कि दोनों ही स्टेटस में नहीं लगेगा. 493 दोनों ही स्टेटस में नहीं लगेगा, A और B में, क्योंकि वहां ऊपर क्वेश्चन में है वेयर इट डज नॉट अप्लाई. मैरिड है तो भी नहीं लगेगा, अनमैरिड है तो भी नहीं लगेगा, तो सी तो हो ही नहीं सकता. सेक्शन बना है तो लगेगा, सेक्शन बना है तो लगेगा. अब ए को देखते हैं. ए व्हेन द मैन इज ऑलरेडी मैरिड, व्हेन मैन इज अनमैरिड. तो यहां पर आंसर है डी. मैरिटल स्टेटस बिल्कुल इफेक्ट नहीं करता, इसका कोई पार्ट नहीं है प्ले करने को व्हेन इट कम्स कि सेक्शन 493 अप्लाई होना है या नहीं होना, जैसा हमने पहले पढ़ा था. इसके साथ रिलेटेड केस लॉ है. द केस लॉ इज शुभ्रांशु शेखर समंतरे वर्सेस स्टेट ऑफ ओडिशा. इसमें the Odisha High Court held that the statement of the prosecutrix that she had resisted establishment of sex relations by the accused with her. तो लड़की ने ये स्टेटमेंट दी कि उसने सेक्सुअल रिलेशन को रोका, रेजिस्ट किया, अपोज किया. बट when he put Varmala on the parting vermilion on the parting of her hair and declared her as his wife with the assurance to accept her publicly after getting a job, she submitted her to sexual intercourse thereafter. लेकिन उस लड़के ने क्या किया, उसकी मांग में सिंदूर भर दिया. सिंदूर भरने के बाद उसने उसको ये प्रॉमिस किया कि पब्लिकली लोगों के सामने उसको वो एक्सेप्ट कर लेगा जब उसको नौकरी मिल जाएगी. सो व्हेन ही विल गेट अ जॉब ही विल एक्सेप्ट हर पब्लिकली. मांग भर दी. तो उसके बाद द लेडी गॉट रेडी फॉर द सेक्सुअल इंटरकोर्स. सो इट कोर्ट सेज दैट इट इज सफिशिएंट टू कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 493 of cohabitation caused by a man deceitfully inducing a belief of lawful marriage. तो कोर्ट कहती है कि यहाँ पर वाकई ही कोहैबिटेशन हुआ है, और वो कोहैबिटेशन इस बेस पर हुआ है कि लड़की को ये बिलीफ दिया गया, ये विश्वास दिया गया कि लॉफुल मैरिज हो चुकी है, उनकी कानूनी शादी उनकी आपस में हो चुकी है. अब इसके साथ साथ हम देखेंगे कुछ और केस लॉस जिसमें सेक्शन 493 में क्राइम कॉन्स्टिट्यूट नहीं होता. सबसे पहले एक केस लॉ है स्टेट वर्सेस बटुक हीरालाल मेहता. यहाँ पर क्या हुआ, वेयर द एक्यूज्ड मैन डज नॉट बाय डिसीट
cause the victim to believe that they are lawfully married to each other, but they live like husband and wife, perhaps because of the assurance he has given to her that he would maintain her throughout her life, the section is not retracted. तो ये सेक्शन वहां पर लागू नहीं होता, वहां पर क्राइम कॉन्स्टिट्यूट नहीं होगा इस सेक्शन के अंडर जहां पर ये धोखा नहीं दिया गया, मैन के द्वारा ये डिसीट नहीं किया गया कि विक्टिम को, कि लड़की को ऐसा लगे कि उसके साथ कानूनी विवाह किया गया है, एक लॉफुल मैरिज की गई है. देयर इज नो सच डिसेप्शन टू कंसिडर इन हर माइंड दैट देयर इज अ लॉफुल मैरिज. बट यहाँ पर एक्सेप्शन क्या है कि वो हस्बैंड और वाइफ की तरह फिर भी रह रहे हैं और ये एश्योरेंस दी गई है. दिस इज द एश्योरेंस दैट ही वुड मेंटेन हर थ्रू आउट हर लाइफ. उसने ये कहा कि हम एक साथ रह रहे हैं और मैं तुम्हें ये विश्वास दिलाता हूं कि मैं सारी जीवन भर तुम्हारा कर्जा, तुम्हारा खर्चा उठाऊंगा. आई विल मेंटेन यू थ्रू आउट योर लाइफ. तो यहाँ पर ये सेक्शन अप्लाई नहीं होता. सिमिलरली एक और केस लॉ है, दैट इज सम्मुन, SAMMUN, सम्मुन वर्सेस स्टेट. तो ये 1988 का है, मध्य प्रदेश. तो सिमिलरली अ मैन promising a woman that he would marry her and presenting her as his wife before others does not come within the purview of this section. तो एक आदमी ने प्रॉमिस किया लड़की को कि मैं तुम्हारे साथ शादी करूंगा और सबको उसको मिलवा रहा है सबके साथ कि ये मेरी वाइफ है, तो यहाँ पर ये सेक्शन अट्रैक्ट नहीं होता बिकॉज कोहैबिटेशन इज मिसिंग. कोहैबिटेशन नहीं है, एक साथ सहवास नहीं है, तो यहाँ पर द सेक्शन डज नॉट कंप्लीट इट्स एसेंशियल्स. सिमिलर एग्जाम्पल नेक्स्ट है अमृता गैटिया वर्सेस त्रिलोचन प्रधान. ये भी उड़ीसा का है. तो यहाँ पर where there was no proof that the accused had falsely induced a woman to believe that she was married to him by mere exchange of garlands, and the accused and the woman cohabited, and when she became pregnant the accused promised to marry her, shows that he was conscious that no proper marriage between the two had taken place and so there was no deception on his part. समझिए इस बात को, क्या हो रहा है कि प्रूफ कोई नहीं है इंड्यूसमेंट का, कोई फॉल्स इंड्यूसमेंट का प्रूफ नहीं है वुमेन के पास. क्या कि उस लड़के ने मैरिज के लिए उसको कोई प्रॉमिस किया या उसको डिसेप्शन किया या इंड्यूस किया. तो when there is no proof that accused has falsely induced a woman to believe that she was married to him by mere exchange of garland, चाहे उसने garlands exchange किए, वरमाला exchange की, लेकिन उसने inducement नहीं दिया, and the accused and the woman cohabited. यहाँ पर cohabitation है और जब वो लड़की प्रेग्नेंट हो गई तो एक्यूज ने उसको प्रॉमिस किया. अब प्रॉमिस किया उसने कि मैं तुमसे शादी करूंगा. प्रेग्नेंट होने के बाद, लड़की के प्रेग्नेंट होने के बाद, आफ्टर द प्रेगनेंसी द मैन प्रॉमिस्ड टू मैरी हर. द मैन प्रॉमिस्ड, लड़के ने यहाँ पर उसको वादा किया कि मैं तुमसे शादी करूंगा. तो क्या बात आई निकलकर कि मैन को इस बात की चेतना थी. ही वॉज कॉन्शियस that no proper marriage between the two had taken place. अगर उसने इस तरह का कोई धोखा दिया होता तो वो दोबारा ऐसी बात क्यों बोलता. वो तो ये कहता ना हमारी तो मैरिज हो रखी है,
लेकिन उसने प्रॉमिस किया कि मैं तुमसे शादी करूंगा। इससे ये बात आती है कि कोई प्रॉपर मैरिज उनमें पहले नहीं हुई थी। इस बात की चेतना लड़के को भी है। एंड सो देयर इज नो डिसेप्शन। तो यहाँ पर जो डिसीट वाला पार्ट है सेक्शन का वो कंप्लीट नहीं होता, इसलिए ये सेक्शन अप्लाई नहीं होगा। अब तो नेक्स्ट एमसीक्यू है, कंप्लेंट अंडर सेक्शन 493 कैन बी मूव्ड बाय। तो इस सेक्शन के अंडर एग्रीव्ड पर्सन है जो कंप्लेंट मूव कर सकता है, कोई रिलेटिव है वो कंप्लेंट मूव कर सकता है। इस सेक्शन में कंप्लेंट कौन मूव कर सकता है? तो क्या सिर्फ एग्रीव्ड पर्सन ही कर सकता है जिसके साथ बुरा हुआ है, ये क्राइम हुआ है, या उसका कोई रिलेटिव भी कर सकता है, या दोनों कर सकते हैं, या कोई नहीं कर सकता? तो इसका आंसर बताइए। तो सिर्फ एग्रीव्ड पर्सन जो है वही इसकी कंप्लेंट मूव कर सकता है, पर इसमें एक कंडीशन और भी है, एक प्रोविजन और भी है। एक और केस लॉ डिस्कस करेंगे, डेट इज अश्विन नानू भाई वर्सेस स्टेट। दिस बिलोंग्स टू द सुप्रीम कोर्ट। यहाँ पर कहा गया है कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 198 सब सेक्शन 1 CRPC, no court shall take cognizance of an offence punishable under chapter 20 of IPC। तो कोई भी कॉग्निजेंस नहीं लेगी कोर्ट एक्सेप्ट अपॉन द कंप्लेंट मेड बाय सम पर्सन एग्रीव्ड बाय द ऑफेंस। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि कॉग्निजेंस कब लेना है? कॉग्निजेंस तब लेना है जब एग्रीव्ड के द्वारा कंप्लेंट हो, जिसके साथ क्राइम हुआ है वो ही कंप्लेंट करे। हाँ, एंड देयर आर सर्टेन प्रोविजोस टू इट। कुछ प्रोविजोस हैं। where a case against a man started on a complaint made by a woman। जब कोई कंप्लेंट की गई है, केस स्टार्ट हो चुका है, वुमेन के द्वारा, जो विक्टिम वुमेन थी उसने कंप्लेंट की, केस स्टार्ट हो गया, बट ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द केस द वुमेन डाइड। लड़की मर गई। हर मदर वॉज अलाउड टू कंटिन्यू द केस टू इट्स लॉजिकल एंड। तो उसकी मदर जो है वो उस केस को चला पाती है, चलाने की हकदार है। उस लड़की की डेथ के बाद ताकि उसका कि उस केस का एक लॉजिकल एंड निकल सके। तो दिस इज द एक्सेप्शन। तो एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन ये है कि अगर वो लड़की की डेथ हो गई है, जो कंप्लेनेंट थी, जो एग्रीव्ड थी, जिसके साथ वो जुल्म हुआ था, तो उसकी मदर के पास वो राइट है कि वो केस को कंटिन्यू कर सके और दोषी को सजा दिलवा सके, या उस केस का डिसीजन किसी एंड तक पहुंच सके, या वो केस किसी डिसीजन तक पहुंच सके। आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा। और ये है वो क्वेश्चन जो आपको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है तो आप अपनी क्वेरी को कमेंट बॉक्स में टाइप करके पूछ सकते हैं। We'll try to respond as early as possible. So this is the end of the video. अगर आपको हमारा एफर्ट अच्छा लगा है तो प्लीज थैंक्स टाइप कीजिए, इससे हमें बहुत प्रोत्साहन मिलता है ताकि हम आपके लिए और अच्छी वीडियोस ला सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।